Hello everybody, this is Cbse Science Class 8 and it is our chapter number 5 coal and petroleum और ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। और इस पार्ट में हम नेचुरल गैस और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी बचत कैसे की जाए उसके बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट से पहले हमने पेट्रोलियम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और पेट्रोलियम से हमारे जो प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके थ्रू, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। हमारी जो नेचुरल गैस होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे और समुद्री जीव थे, उनके मिट्टी के नीचे दबने से ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हज़ारों लाखों सालों में बने हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, पाइप्स के थ्रू। ये लिक्विड फॉर्म में होती है ना। यदि इसको ज़्यादा कंप्रेस किया जाए तो ये हमारे लिक्विड में बदल जाती हैं और उसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के माध्यम से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस। और हमारी नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में, बहुत अधिक प्रेशर में इसको स्टोर किया जा सकता है और ये उस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तरल अवस्था में, और इसको हम कहते हैं CNG। आपने देखा होगा CNG के हमारे बहुत से ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं और बसें भी आजकल चलती हैं दिल्ली में। तो ये CNG जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके टेस्ट वगैरह में भी। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें कि CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG को हम पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। तो ये हमारी क्या है? एक लेस पॉल्यूटिंग गैस है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं वे बहुत अधिक पॉल्यूशन करते हैं। तो उसी के एक विकल्प के रूप में हम CNG के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि CNG पेट्रोल और डीजल की तुलना में बेटर फ्यूल कैसे है? ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर उसका आंसर देख सकते हैं। जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। उसके अलावा ये क्या है? लेस पॉल्यूटिंग है, इससे प्रदूषण कम होता है, जहरीली गैसें कम निकलती हैं, और इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं, इसलिए ये जहरीली गैसें भी कम देता है। तो ये इसकी क्या हो गई? हमारे कुछ एडवांटेज हो गए, जिस कारण हम फॉसिल फ्यूल को क्या मानते हैं? एक अच्छा फ्यूल मानते हैं, बेटर देन पेट्रोल और डीजल। ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है CNG का कि ये डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बर्निंग के लिए, होम्स में या फैक्ट्रीज़ में, जहाँ कहीं भी इसको पाइप से हम सप्लाई करेंगे, इसको डायरेक्टली वहाँ पर यूज कर पाएंगे। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेज। तो इस तरह से पाइपलाइन के माध्यम से घरों में या फैक्ट्रियों में गैस की सप्लाई की जाती है। हमारे जो गुजरात है उसमें वडोदरा एक स्थान है वहाँ पर, और साथ ही दिल्ली और कुछ और जगह पर इंडिया में ऐसा होता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। हमारे जो नेचुरल गैस है इसको कई तरीके जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इसको एक रॉ मटेरियल के रूप में या स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत विशाल नेचुरल गैस के रिजर्व हैं, भंडार हैं। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और भारत में हमारे कहाँ नेचुरल गैस पाई जाती है? तो ये हमारे त्रिपुरा में पाई जाती है, ठीक है, और राजस्थान में ये पाई जाती है, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पाई जाती है, और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है जहाँ में समुद्र में मिलते हैं उन मुहानों के आसपास भी हमारी नेचुरल गैस निकाली जाती है। कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं
फॉसिल फ्यूल्स इनको हम कहते हैं, तो क्या हम इनको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म से? नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारे कई हज़ारों लाखों सालों की जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उनकी रिएक्शंस के कारण ये बनते हैं। इतना ईजी इनको बनाना नहीं है। नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, है ना। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है पेट्रोलियम में, और जो उसकी कंडीशंस होती हैं, है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, वे हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। वरना आजकल जो हमारे समस्या है ईंधन की, फ्यूल्स की, अल्टरनेटिव सोर्स हमारे खोजे जा रहे हैं, क्योंकि दे आर लिमिटेड। हमने पढ़ा है दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैसेज। हमारे जो पेट्रोलियम और कोल है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस सोर्स हैं, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अभी ढूंढ रहे हैं, तो उनको हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती यदि लेबोरेटरी में हम कोल और पेट्रोलियम को बना पाते। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, कोल और पेट्रोलियम जैसे, ये क्या है, लिमिटेड है, मतलब ये सीमित है। ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल, etc। तो हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वे एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, इसके अलावा फॉरेस्ट हमारे जंगल हैं, और मिनरल्स हैं जिनसे हमें कई तरह की धातुएं और खनिज मिलते हैं। ये सब हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। तो आपको पता है कि हमारे जो कोल और पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो हमारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इन फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, रूपांतरित होने के लिए कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। इसके अलावा इनके जो हमारे पास रिजर्व है, जहाँ हमने इनको खोजा है, ढूंढा है, ये कुछ ही 100 सालों में, मतलब कुछ 100-200 सालों में ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और इतना ज़्यादा उनका यूज हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि कुछ नेक्स्ट 100 या 200 ईयर्स में वे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इनके अलावा जो ये फ्यूल्स जलाए जाते हैं, पेट्रोलियम हमारे कोल जलाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, इनसे क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है, क्योंकि इनसे कई हार्मफुल गैसेज इवॉल्व होती हैं। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इनकी जो यूज है इसी के कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए एक नया टर्म है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कहते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसका, संपूर्ण पृथ्वी का यहाँ पर तापमान इंक्रीज हो रहा है। यदि हम कह दें कि हमारे इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वे क्या होगा, एक लोकल टेम्परेचर या लोकल वार्मिंग होगी। लेकिन ग्लोबल का मतलब होता है पूरी पृथ्वी का, सभी देशों का, सभी हर जगह का क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और उसके कारण हमारी जो ग्लेशियर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो हमारे बर्फ़ की एक मोटी परत जमी हुई है, वे क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघल रही है। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे जो समुद्र हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं वे धीरे धीरे सारे डूब जाएंगे। और ऐसा समय आ जाएगा जब लोगों को रहने के लिए भूमि अवेलेबल नहीं होगी। तो यह हमारा एक मेजर कंसर्न है, चिंता का विषय है, बाय यूजिंग द दिस फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर समझ गए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन फ्यूल्स का केवल तभी यूज करें जब यह बहुत आवश्यक हो, ना एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब वास्तव में हमें आवश्यकता होती है तभी इनका यूज करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी यदि हम इनका यूज करते हैं, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, है ना, यदि हमारे पास 4 व्हीलर है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ऑफिस में बैठ के जा रहा है, तो ये गलत बात है। आप बाइक का या साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। छोटी मोटी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप साइकिल जैसी चीज़ों का यूज करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट।
इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इससे साथ में हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी रिस्क, उसका खतरा थोड़ा कम होगा और ये फॉसिल फ्यूल हमें थोड़े और ज़्यादा समय के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, उनकी उपलब्धता हमें काफ़ी समय तक मिल पाएगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो ये एक हमारी एसोसिएशन बनाई गई है, संगठन बनाया गया है इंडिया में, जो कि लोगों को सलाह देता है, मशवरा देता है और उनको समझाता है, जागरूक करता है कि ड्राइविंग के समय जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पेट्रोल और डीजल को कैसे उसकी बचत कर सकते हैं और अननेसेसरी उसका जो खर्चा है उसको कम कर सकते हैं। देयर टिप्स आर, तो हमें क्या सलाह देते हैं, उनकी टिप्स यहाँ पर कुछ दी गई हैं, जिनको यदि आप भी फॉलो करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो जब आप ड्राइव करते हो तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, जैसे कि आपका रोड अच्छा है, हाईवे पे आप चल रहे हैं, तो एक फिक्स स्पीड के साथ, जैसे 50 या 60 या 70 जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है उसके साथ एक स्थिर स्पीड के साथ आप वहाँ पर ड्राइव करें। ऐसा नहीं हो कि आप कभी बहुत तेज़ चला रहे हैं फिर एकदम स्लो कर दी, है ना। तो ऐसे चलाने से क्या होता है कि इंजन पर लोड पड़ता है और वहाँ पर फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसको आपको मॉडरेट स्पीड पर चलाना है, मतलब बहुत अधिक तेज़ भी नहीं और बहुत अधिक कम भी नहीं, एज फार एज पॉसिबल, जितना वहाँ पर आपको संभव हो सके उसको कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर आपको चलाना है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और यदि आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं, वहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, तो अपने इंजन को, गाड़ी के इंजन को आप क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है। और यदि कहीं पर आप किसी का वेट कर रहे हैं, उसने कहा 1-2 मिनट में आ रहा हूँ, तो आप सोचते हैं कि गाड़ी तो चालू रखते हैं वह जल्दी ही आ जाएगा, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, गाड़ी को तुरंत बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, आपकी जो खर्चा है वह भी कम होगा और साथ में आपका जो इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, वह भी कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट साफ़ हो जाएगा। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और आपके जो टायर होते हैं गाड़ियों के, उनके प्रेशर को आप हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि टायर में से जो एयर होती है वह बहुत कंप्रेस करके भरी जाती है और वह धीरे धीरे क्या होती है, टायर में से निकलती रहती है, तो उसकी हवा कम ज़्यादा होती रहती है। तो आप उसको रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि उससे क्या होता है, गाड़ी का बैलेंस सही बना रहता है और गाड़ी का बैलेंस यदि सही बना रहेगा तो वह हमारे उचित मात्रा में फ्यूल की खपत करेंगे, ठीक है। देन एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपका जो भी व्हीकल है उसको आप अच्छे से मेंटेन करके रखें, उसकी लगातार समय समय पर सर्विस कराते रहें और उसके इंजन में ऑयल वगैरह डालते रहें, तो उससे क्या होगा कि वे आपको एक अच्छी सर्विस देंगे और साथ में आपके फ्यूल का भी कम उपभोग करेंगे और आपको उससे बचत होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनके द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, जैसे कि हमने पढ़ा है कोल कैसे बनता है ना, और कोल के क्या क्या उपयोग हैं, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कोल तार, कोल गैस और कोक, ये हमारे कोल से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं और इनको हमने कोल के अंतर्गत पढ़ा था। देन हमने पढ़ा है फॉसिल फ्यूल, है ना। ये की टर्म ऐसे टर्म होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं टर्म को समझाने के लिए आपके लिए पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया जाता है। तो आप कम से कम इन चीज़ों को तो अच्छे से सीख लें, यही आपसे अपेक्षा की जाती है इस लेवल पर। तो हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में भी पढ़ा कि ऐसे फ्यूल जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बने हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड बाय द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर फॉर्म, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। देन हमने नेचुरल गैस पढ़ी है जो कि हमारे पेट्रोलियम रिजर्वायर्स में ही पाई जाती है और ये सबसे ऊपर होती है। देन पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और पेट्रोलियम का परिशोधन जहाँ होता है हम उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम से कई तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर निकाले जाते हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हाट यू हैव लर्नड, इनको आप फिर पढ़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इस तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन, और उसको समझना भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय